हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। लगातार वीडियो देखते रहें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। जो नए कमर्स हैं, जो नए मेंबर्स हैं, वो सब्सक्राइब करें और लगातार वॉच करते रहें। आज हम मेडिकल साइंस के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं जो आज तक लाखों हजारों और मैं कहूँ कि संख्या में लोगों की जान जिसने बचाई है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम अम्बुबैग के नाम से जानते हैं। जो आप देख पा रहे हैं, ये अम्बुबैग बेसिकली अम्बुबैग क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। छोटे शब्दों में हम इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म अम्बुबैग। अगर इसको हम फुल डिस्क्राइब करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है, एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, या हम इसको रिसस्टिकेशन किट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम इसको रिसस्टिकेशन करने का मतलब किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यहाँ जो मैंने कहा एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, तो इसमें एम्बुलेटरी का मतलब है कि ये ऐसी यूनिट है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। दूसरी बात करूं मैनुअल, तो मैनुअल का मतलब होता है जिसे हम हाथ से चला सकते हैं। इसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी, किसी बैटरी की जरूरत नहीं होती। देन तीसरा जो इसका पार्ट है ब्रीथिंग यूनिट। ब्रीथिंग यूनिट का मतलब होता है जिससे सांसें दी जा सके। किसी मरीज को हम इससे क्या कर सकते हैं, सांसें दे सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग यूनिट कहते हैं। तो इसका आविष्कार की बात करें, इसका खोज कब हुई, तो लगभग 1951 के आसपास पे इसकी खोज हुई और इसको वोल्गर हेस और हेनिंग रूबेन नाम के दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी खोज की थी। और आप आश्चर्य मानेंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार था, अपने समय का सबसे बड़ा आविष्कार था। और ये आज तक बहुत सारी लोगों की जान क्या कर सका है, बचा सका है। फिर बात करें इसकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन की क्योंकि ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग है। सेल्फ इन्फ्लेटिंग का मतलब कि इसको हमने क्या किया, एक बार पुश किया, पुश करने के बाद जैसे छोड़ा ये वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है, इसलिए हमको इसको सेल्फ इन्फ्लेटिंग कहते हैं। और यही काम सिलिकॉन करता है। सिलिकॉन की जगह अगर रबर होता तो शायद इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता। तो ये सिलिकॉन बॉडी हमने पुश की और पुश करने के बाद हमने इसको छोड़ा तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। फिर इसके बाद अगर करें बात पार्ट्स की, कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इस पे ये मास्क एंड, ठीक है, मास्क के साथ में ये उसकी बॉडी हो गई। फिर रीइन्फ्लेटिंग वॉल्व या बॉडी कह सकते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, रीइन्फ्लेटिंग, जो वापस से इन्फ्लेट हो जा रहा है, वापस से फूल जा रहा है, उसको रीइन्फ्लेटिंग वाल्व कहते हैं। फिर बात करें इसके बाद कि O2 इनलेट। O2 इनलेट मतलब जहां से एयर अंदर जाती है, ये इनलेट है इसका। इसके बाद बात करें कि ये आउटलेट है। आउटलेट जहां से पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आउटलेट कहलाता है। फिर बात करें O2 रिजर्वायर बैग, इसके साथ में एक रिजर्वायर होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इस एंड पे लगा सकते हैं, वो रिजर्वायर एंड हो गया, ठीक है। देन बात करें इसके इनलेट, मेन बॉडी और पेशेंट, तो कुल 3 हिस्से हो गए। एक इनलेट हो गया, एक मेन बॉडी होगी, और तीसरा एंड क्या हो गया, आउटलेट, जहां से हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन एंड में एक ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग है, ऑक्सीजन एंड है या इनलेट है, इस पे एक ओपनिंग दिख रही है, और ये ओपनिंग क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं रिजर्वायर एंड, जिसमें हम क्या करते हैं, रिजर्वायर बैग लगा सकते हैं। फिर बात करें इसके बाद इसके ट्यूब टाइप्स की, तो इसमें 2 तरीके की हो सकती है, या तो बैग हो सकता है, या कई जगह पे आपको इसमें एक ट्यूब भी लगाई हुई दिखाई दे सकती है, उसको ट्यूब एंड भी कहते हैं। फिर बात करें इसके ब्लू कलर के इस पे वाल्व हैं, इसके अंदर देखिए इस पे ब्लू कलर के आपको वाल्व दिखाई दे रहे हैं, और ये वाल्व क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सक करने, खींचने का काम करते हैं, ब्लू कलर के वाल्व। इसके बाद आता है यहाँ पे पॉप अप बॉल। पॉप अप बॉल क्या होता है, ये एंड होता है पॉप अप बॉल, इसको सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं, और या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। इस पे
क्या होता है, एक्स्ट्रा एयर, जैसे हम छोटे बच्चों को देते हैं, इसे वेंटिलेट करते हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उस दौरान इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा एयर, जो ज़्यादा एयर होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है और पेशेंट को नुकसान नहीं होता, बच्चे को नुकसान नहीं होता, उसके लंग्स डैमेज होने से बच जाते हैं। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन होती है कि अगर बच्चा छोटा है लेकिन उसके जो लंग्स हैं वो स्टिफ हैं या उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे हमको इसको क्या करना है, पुश करके और घुमा के इसको लॉक कर देना है। लॉक हो जाएगा तो इस पे से ऑक्सीजन या एक्स्ट्रा एयर बाहर निकलना बंद हो जाएगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा ही की जानी चाहिए, अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ही की जानी चाहिए। अदरवाइज आपने इसको लॉक किया और किसी बच्चे को, चाइल्ड को आपने वेंटिलेट करने की कोशिश की, एक्स्ट्रा एयर गई और उसकी वजह से उसकी जान जा सकती है, उसके लंग्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो ये क्या है, किसी अनुभवी व्यक्ति को ही जो है करना है। फिर आता है, इसके बाद आता है फिश माउथ वाल्व। इसका काम ऑक्सीजन को पेशेंट के माउथ की तरफ ले जाना है। तो इसके अंदर की तरफ अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है, एक वाल्व लगा हुआ है, जो वाल्व क्या करता है, जब भी हम पुश करते हैं, दबाते हैं, वो बाहर की तरफ खुल जाता है। तो फिश माउथ वाल्व का काम क्या है कि यहां से जो पेशेंट के लिए हवा अंदर गई थी, इनलेट हुई थी, उसको पेशेंट की तरफ भेजना। और ये वन वे है। वन वे मतलब जब आपने इसको इन्फ्लेट किया, ऑक्सीजन यहां से निकल के पेशेंट की तरफ चली जाएगी, लेकिन पेशेंट के अंदर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड या एयर बाहर अंदर की तरफ नहीं आ सकती। ये काम है फिश माउथ वाल्व का। ठीक है, फिर आता है इसका, अब सवाल ये उठता है कि अगर यहां से हवा अंदर ही जा रही, वापस नहीं आ सकती, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से आएगी। उसके लिए इसके यहां पे आपको एक रिंग दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम एक्सपायरेटरी वाल्व। एक्सपायरेटरी वाल्व, और ये एक्सपायरेटरी वाल्व क्या करता है, जो एक्स्ट्रा एयर होती है, जो अंदर की एयर होती है, उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फिर आता है O2 अटैच्ड एंड। इस एंड पे आपने देखा ये जो चौड़ा वाल्व था जिसमें हमने रिजर्वायर लगाया था, इसके साथ में ही क्या है, पतला वाल्व है। और इस वाल्व में क्या हम करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। लाइक दैट कि जैसे ये ट्यूब है, वायर है, और हमने इसके साथ इसको अटैच कर दिया। तो जब हमने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी जो है इसके अंदर जाने लगेगी। अब बात करें कि अगर इससे कितना दे सकते हैं, तो रूम एयर। अगर रूम एयर मतलब आपने इसको भी नहीं लगाया और आपने रिजर्वायर भी नहीं लगाया, तो हम इस अकेले अम्बुवैक से और इस मास्क की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को 21%, 21% जो है FiO2 दे सकते हैं, या रूम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमने ऑक्सीजन लगाई और रिजर्वायर वैग लगा दिया, ऑक्सीजन लगाई और रिजर्वायर वैग लगा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को 40%, सॉरी, हमने अम्बुवैग लगाया और अम्बुवैग के साथ ऑक्सीजन का पाइप लगा दिया, ये दोनों लगा दिए, तो हम क्या करेंगे, 40% FiO2 पेशेंट को डिलीवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपने ऑक्सीजन भी लगाई, अम्बुवैग भी लगाया और साथ में आपने रिजर्वायर बैग भी लगा दिया, ये तीनों लगा दिए, तो पेशेंट को आप 100% जो है FiO2 दे सकते हैं। रिजर्वायर बैग को डायरेक्ट यूज नहीं करना, जैसे मैंने अभी लगाया है, ये रिजर्वायर बैग तो डायरेक्टली यूज नहीं करना है। इसके लिए इसका एक वाल्व आता है, इसके साथ में उस वाल्व को लगाइए, वाल्व को लगाने के बाद उस वाल्व को आप अम्बुवैग के साथ क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उससे बेहतर तरीके से ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर्ड हो सकती है। फिर बात करें साइज की, तो साइज तो लगभग जो बच्चे हैं, जो प्रीमेच्योर बेबी हैं, प्रीमेच्योर बेबी मतलब ऐसे बच्चे जो समय से पहले जिनका बर्थ हुआ है, वो प्रीमेच्योर की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए हमको क्या करना है कि जो इसका साइज रखना है वो 250 ml का रखना है। फिर बात करें कि पीडिया, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इसका साइज कैपेसिटी जो है 500 ml रखना है। फिर जो बड़ा बच्चा है 8 साल 10 साल, इस एज ग्रुप में हमको इसकी कैपेसिटी कितनी रखनी, 750 ml का रखना है। और जो है, जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, उनके लिए हमको 1 लीटर का जो है अम्बुवैग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास है ये 1 लीटर का है और ये एडल्ट के लिए है, और जो पीडिया हैं और
इन्फेंट हैं, प्रीमेच्योर हैं, उनके लिए इसका साइज धीरे धीरे क्या होता है, उनके लंग्स के हिसाब से अकॉर्डिंग रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है, अब इसके जो पार्ट्स हैं, इसके सारे पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, खोल के क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके सारे एंड्स खुल जाते हैं पीछे से, यहां से मास्क हो जाएगा, ये हिस्सा भी। तो जितने भी पार्ट्स हैं वो ओपन करके उसको क्लीन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेट कर रहे होते हैं, उसके अंदर के हो सकता है ब्लीडिंग हो सकता है नेजल सिक्रीशन हो, वो इसके अंदर लग सकते हैं, इस अम्बू बैग के अंदर, इस पूरे सिलिकॉन बॉडी के अंदर जा सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हमको ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है ताकि इन्फेक्शन ना फैले और ये दोबारा से क्या करे, यूटिलाइज किया जा सके। फिर बात करें इंडिकेशन की, कब यूज कर सकते हैं, तो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, जब किसी पेशेंट को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उस टाइम पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है सीपीआर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट या सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन, उस दौरान भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए। तीसरा शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन, शॉर्ट टर्म मतलब कुछ देर के लिए किसी पेशेंट को हमको वेंटिलेट करना है तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करें इसके प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशन हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज लंग्स डैमेज हो सकते हैं। आपको पता है एक नॉर्मल वेंटिलेशन कैसा होता है, रेस्पायरेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसी हिसाब से हमको इसको कंप्रेस करना है, उससे ब्रीथिंग देनी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज क्या हो सकता है, उसको लंग्स डैमेज हो सकते हैं। अगर हम पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं तो चेस्ट इन्फ्लेट होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब हमने किसी पेशेंट के माउथ में लगाया और इसको हमने वेंटिलेट किया, तो जैसे ही एयर अंदर जाती है उसकी चेस्ट अपवर्ड मूव होना चाहिए, राइज होना चाहिए। अगर वो चेस्ट राइज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा है, और लीकेज हो रहा है तो ऑक्सीजन पेशेंट को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर इसकी प्रॉपर क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया तो इसके पार्ट्स ठीक से काम नहीं करेंगे, और किसी दूसरे व्यक्ति का सिक्रीशन, ब्लड इसके अंदर इकट्ठा हो सकता है, उससे दूसरे पेशेंट को भी समस्या हो सकती है। तो बहुत केयरफुल रहना है, इसका उपयोग कर सकते समय बहुत सावधानी के साथ इसका उपयोग करना है ताकि किसी भी पेशेंट को हम एक नई जिंदगी दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।